Bismillahirrahmanirrahim. On the demand of Shriya Singh, ये प्रॉब्लम स्टैटिक सी है. Forces P, 2P, 3P acts along sides of a triangle formed by lines x equal to 0, y is equal to 0, 3x plus 4y is equal to 5. Find the magnitude of the resultant force and द इक्वेशन ऑफ इट्स लाइन ऑफ एक्शन. यानी हमें इस क्वेश्चन में दो चीज़ें फाइंड करनी है. एक तो इन सारे फोर्सेस का निकालना है मैग्नीट्यूड और दूसरा निकालना है लाइन ऑफ एक्शन. तो हम यहाँ पर दो अलग मेथड से, यानी एक वेक्टर फार्म से और एक अपना सिंपली फार्म यूज़ करेंगे, यानी नॉन वेक्टर फार्म से इसे सॉल्व करेंगे. तो सबसे पहले हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वेक्टर का यूज़ करना चाहेंगे और वहाँ से इसको सॉल्व करें. तो किस ट्रायंगल के साइड्स हैं वो हमको दे रखी हैं. ट्रायंगल के साइड इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 5. इनको पहले हम प्लॉट कर लेंगे और करस्पॉन्डिंग किसके करस्पॉन्डिंग कौन सा फोर्स है इसको यहाँ पर अप्लाई कर लेंगे. तो सबसे पहले इन लाइंस को हम यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं. तो इक्वेशन ऑफ लाइंस हमको दे रखी हैं. एक तो x इज इक्वल टू 0 है, तो ये वो लाइन है जो y एक्सिस होती है, यानी इक्वेशन नंबर 1 डाल दें, चाहे डाल दें. और y इज इक्वल टू 0 रेस्ट ये हम लोग जानते हैं x एक्सिस का इक्वेशन है, जैसे इक्वेशन नंबर 2 डाल दें. तीसरी लाइन है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 5. इस लाइन को अगर हम प्लॉट करना चाहें तो 5 से डिवाइड कर लें, यानी हम यहाँ पर इंटरसेप्ट फार्म में लाइन के इक्वेशन को लाना चाह रहे हैं ताकि हम आसानी से इसे प्लॉट कर सकें. या फिर हम इसको कन्वर्ट करना चाहेंगे स्लोप इंटरसेप्ट फार्म में, या यहाँ पर इंटरसेप्ट फार्म में पहले हमने चेंज किया प्लॉट करने के लिए. और इस 3 इंटू में है, मल्टीप्लाई में है एक्स के, तो इसे डबल अपान में ले जाएं. तो इससे एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट पता चल गया कि 5/3 है. और 4 को भी डबल अपान में ले आएँ तो 5 के नीचे अपान में आ जाएगा 5/4 इज इक्वल टू 1. तो ये स्लोप इंटरसेप्ट फार्म में इंटरसेप्ट फार्म में आ गया इस लाइन के इक्वेशन, जिसको हम आसानी से प्लॉट कर सकते हैं इन तीनों लाइंस को. इसको इक्वेशन नंबर 3 डालना है. इसी से हमने ये फाइंड किया है. अब इनको अगर हम रफली यहाँ पर एक बार प्लॉट करके देख लें, दोबारा भी हम इसको करके देखेंगे प्लॉट. तो ये एक्स एक्सिस का इक्वेशन जो कि लाइन होती है y इज इक्वल टू 0 लाइन है ये, और ये y एक्सिस है जिसका इक्वेशन x इक्वल टू 0 होता है. तो दो लाइनें यहाँ से क्लियर हो गई है. तीसरी लाइन में देख रहे हैं कि x एक्सिस पे इंटरसेप्ट 5/3 है. इसको अगर डिवाइड किया जाए 5 से 3 को, यानी 5 को इसको डिवाइड किया जाए 3 से, तो 1 टाइम्स जाएगा ये और बचेगा 2. पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएंगे तो 6 टाइम्स करीब जाएगा, और फिर तो ये आते ही रहेंगे इस तरीके से 6 से, यानी 1.5 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा. इसमें एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट है. अगर इस डिस्टेंस को 1 माना जाए और इसको 2 माना जाए तो 1 और 2 के बीच में 1.5 और इससे ज़्यादा थोड़ा सा 1.6 और 6 होगा. तो रफली यहाँ पर अगर बनाएं तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा. ऐसे ही वाई एक्सिस पर जो इंटरसेप्ट है वो 5/4 है. तो 5 को यानी 4 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 1.2 और 5. ये तो टर्मिनेट हो गया. तो ये डिस्टेंस 1 ली थी इतनी, तो यहाँ पर भी 1.1 है, ये 2 है वाई एक्सिस पर, और 1.25 है. तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ तो 1.5 हो, सॉरी 1 तो ये होना ही है. इसके बाद 0.25 का मतलब चौथाई पार्ट हो जाएगा इस 1 का. तो यानी 1/4 कह सकते हैं, यानी 4 इससे पार्ट करेंगे तो एक पार्ट जो है 1.25 होगा ये वाला पॉइंट. तो इन दोनों पॉइंट्स को जब हम मिला देंगे, ज्वाइन कर देंगे,
तब ये लाइन रफली हमने थर्ड वाली बना दी है, जिसका इक्वेशन 3x प्लस 4y इजिकल टू 5 हो गया। इसके अलॉन्ग फोर्स 3p अप्लाई हो रहा है। तो सबसे पहले बताया गया था कि p जो है वो x एक्सिस के अलॉन्ग लग रहा है, x इक्वल टू 0 के अलॉन्ग लग रहा है, यानी y एक्सिस के अलॉन्ग लग रहा है, ये p फोर्स है। ऐसे ही ये वाला फोर्स y इक्वल टू 0 यानी x एक्सिस के अलॉन्ग फिर बात करी थी इन्होंने, 2p फोर्स लग रहा है। और लास्ट में इस वाली लाइन के अलॉन्ग, थर्ड वाली लाइन के अलॉन्ग 3p फोर्स लग रहा है। तो इसे अभी हमने रफली इसको बनाया है 3p इतना फोर्स। अब इसको हम अगले पेज पर थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बना के और फिर हम इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे रिजल्टेंट को, रिजल्टेंट फोर्स जो होगा, और फिर वहाँ से इसका मैग्नीट्यूड और फाइंड करना होगा। मैग्नीट्यूड और जो डायरेक्शन है वो हम हालांकि भी निकालना है मैग्नीट्यूड, और दूसरी चीज़ निकालना थी लाइन ऑफ एक्शन। तो ये दोनों चीज़ें वहीं से फाइंड हो जाएंगी। तो सबसे पहले तो हम इसको दोबारा से प्लॉट कर देंगे, थोड़ा फिगर को बड़ा सा बना लेंगे। वो रफ फिगर था और किस तरीके से बनाना था वो हमने बता दिया। यहाँ पर हम स्केच कर देंगे, क्योंकि ज़्यादा एक ही लाइन को बनाना है ठीक से। बाकी तो एक्स एक्सिस का इक्वेशन तो हम लोग जानते हैं, y इक्वल टू 0 होता है, और y एक्सिस का जो इक्वेशन होता है वो x बराबर 0 होता है। सिर्फ एक लाइन प्लॉट करना थी। तो ये 1 डिस्टेंस, ये 2, तो 1.6 ये करीब करीब यहाँ पर पॉइंट था ये, और ये डिस्टेंस इतनी ही डिस्टेंस, ये 1 यहाँ पर कट कर लें और 2 इसके 4 पार्ट करें इक्वल इक्वल। तो इसमें से ये वाला 1 तो यहाँ तक हो गया था, और ये 2 है, तो इसके 4 इससे किए तो ये 0.25 है इतनी डिस्टेंस। तो ये वाला पॉइंट 1.25 यानी 5/4। तो इनको ज्वाइन करके तो ये तीसरी लाइन भी आ गई है, और इनमें तीनों फोर्सेस हम यहाँ पर जैसे अभी बताया था, ये फोर्स बताया गया है x इक्वल टू 0 पे p और y इक्वल टू 0 पे 2p, और इस वाली लाइन यानी इसका इक्वेशन 3x प्लस 4y इक्वल टू 5 है, इस पर 5p फोर्स 3p फोर्स लगा है। तो यहाँ पर हमने फोर्स लगा दिया। अब इनको वेक्टर फॉर्म में बदल देंगे। जैसे कि हम लोग जानते हैं एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है वो आई कैप होता है, और इसके नेगेटिव डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है माइनस आई कैप होता है। ऐसे ही वाई एक्सिस की डायरेक्शन में पॉजिटिव वाली डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर जे कैप होता है, और इसके नेगेटिव डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर माइनस का जे कैप होता है। और ये लाइन कितना एंगल बना रही है, तो माना कि ये लाइन एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रही है, तो इस लाइन का हम निकाल सकते हैं कि कितना ये थीटा की वैल्यू है, क्योंकि इस लाइन का इक्वेशन हमको मालूम है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 5। ये 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 5 हमने अभी लाइन को जिस तरीके से इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया था। अब इसमें अगर हम इसमें थीटा निकालना चाहें एक्स एक्सिस के साथ में इस लाइन का कितना स्लोप है, कितना झुकाव है, वो फाइंड करना चाहें, तो इसे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में बदलने के लिए वाई वाले टर्म को लेफ़्ट में रहने देंगे और बाकी टर्म को हम राइट हैंड साइड में कर लेंगे। उसके बाद वाई के कोएफिशिएंट 1 बनाने के लिए 4 से डिवाइड कर देंगे, तो ये माइनस का 3/4 हो गया एक्स, और प्लस का 5/4 हो गया। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती है वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लाइन की, जिससे एक्स का कोएफिशिएंट जिसे हम एम बोलते हैं उसकी वैल्यू माइनस का 3/4। एम कोई और नहीं बल्कि किसी भी लाइन का एक्स एक्सिस के साथ में जो इंक्लिनेशन होता है थीटा, उसका अगर 10 ले लिया जाए तो इस लाइन की स्लोप एम जो है होती है वो 10 थीटा होती है। मीन्स एम जो है वो 10 थीटा है, और उसकी वैल्यू आ चुकी है माइनस का 3/4। और ये वैल्यू जो है माइनस का 3/4 जो हमें मिली है, तो यहाँ से 3/4 जो वैल्यू हमको, ये वैल्यू जो आई है निगेटिव 10 की, वो सेकंड क्वाड्रेंट में है। जैसे कि हम यहाँ पर अपने इस फिगर को देख रहे हैं लाइन के, ये वैल्यू जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में जा रही है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस से जो एंगल है इसका वो 90 से कम ज़्यादा है और 180 से कम है। तो 10 की वैल्यू अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट की है तो साइन सेकंड क्वाड्रेंट में यानी
फर्स्ट वाले में तो ऑल पॉजिटिव होते हैं क्वाड्रेंट में 0 से लेके 90 यानी π/2 तक, और π/2 से लेके 180 तक हम लोग जानते हैं साइन तो प्लस होता है, बाकी यानी tan भी निगेटिव होता है और cos भी निगेटिव होता है। इसलिए अगर ये वैल्यू निगेटिव आ रही है तो सेकंड क्वाड्रेंट की होगी, और क्योंकि यहाँ पर तो tan पॉजिटिव हो जाता है थर्ड क्वाड्रेंट में जो 180 से लेके 270 तक होता है, और इस वाले में तो cos प्लस होता है, बाकी निगेटिव होते हैं। तो हमें पता चल रहा है यहाँ से कि ये वैल्यू जो है वो जो जैसे कि हमारी डायरेक्शन 3p की भी है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा, और सेकंड क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू निगेटिव होती है। तो इससे हम अगर cos की वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो तो होगी निगेटिव, और साइन की वैल्यू पॉजिटिव होगी। तो इस वैल्यू के लिए हम एक छोटा सा ट्राइंगल यहाँ पर बना लेंगे, या डायरेक्ट भी वैल्यू आप निकालना चाहें निकाल लेंगे। तो ये वैल्यू हो जाएगी 3/4 के साथ माइनस कर दें तो पाइथागोरस के जब यूज़ करेंगे तो ये वैल्यू सॉल्व होने के बाद 5 के बराबर आ जाएगी। पाइथागोरस लगा सकते हैं आप। ये ट्राइंगल्स के साइड दो बताऊँ, ये एंगल 90 डिग्री, हाइपोटेन्यूज जो होता है हाइपोटेन्यूज की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। साइड सॉल्व करके से 5 निकाल देंगे हाइपोटेन्यूज को, और यहाँ से फिर साइन की वैल्यू यानी दिस इम्प्लाइज डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, फार्मूले का यूज़ करते हुए भी tan से साइन और कॉस की वैल्यू को निकाला जा सकता है, फाइंड किया जा सकता है। और उस लॉजिक से हम इसके साइन को बता देंगे कि ये प्लस का होगा 3 यानी परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज, और कॉस की वैल्यू जो होगी वो निगेटिव होगी सेकंड क्वाड्रेंट में, इसलिए -4 बेस -4/5 हो जाएगा। तो साइन और कॉस की वैल्यू को यहाँ पर हमने निकाल दिया। अब चूँकि हम इसको अब वेक्टर फॉर्म से सॉल्व कर रहे हैं, तो वेक्टर फॉर्म में किसी भी डायरेक्शन में अगर हम यूनिट वेक्टर चाहते हैं तो उस डायरेक्शन में बस साइन और कॉस की वैल्यू पता हो तो इस डायरेक्शन में हम यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं। यानी हम ए बी डायरेक्शन में अगर यूनिट वेक्टर लिखें तो वो ए हो जाएगा। तो देयरफॉर ए अभी हमने बाइंड ये डाल रखे हैं ए और बी, तो ए बी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर लिख देते हैं यहाँ पर, बाकी तो हमने लिख ही रखे हैं। तो यूनिट वेक्टर along ए बी इज इक्वल टू, तो यहाँ पर लिख दें आई कैप इंटू कॉस थीटा प्लस जे कैप इंटू साइन थीटा, और साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू आ चुकी है, तो इस वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो इसकी वैल्यू आई है कॉस थीटा की -4/5 और प्लस साइन थीटा की वैल्यू फाइंड की थी हम लोगों ने अभी 3/5, यानी अपान में 5 एलसीएम ले लें, माइनस का हो जाएगा 4i प्लस का 3j। ये तो हम वेक्टर फॉर्म से लगा रहे हैं। यहाँ से आप जो है इसको अपना रास्ता यहाँ से दूसरे तरीके से भी चेंज करेंगे, यानी सेकंड मेथड लगाएंगे जिसमें हम वेक्टर का यूज़ नहीं करेंगे। तो अभी वेक्टर का यूज़ करना है, तो अब यहाँ से रिजल्टेंट फोर्सेस को अगर हम कैपिटल R से डिनोट करें, इन सब फोर्सेस का जो रिजल्टेंट फोर्स है इसको हम कैपिटल R अगर लिखें तो इस कैपिटल R की जो वैल्यू है वो ऐसे निकल आएगी कि सारे वेक्टर्स लिखें, यानी पहले हम अगर 2p वेक्टर लिख रहे हैं जो कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, तो पहले उसका मैग्नीट्यूड और इसकी डायरेक्शन, क्योंकि डायरेक्शन एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन है इसलिए इसमें आई कैप से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस फिर दूसरा फोर्स यहाँ पर 3p ये वाला ले लिया ये है, और इसमें ये इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर जैसा कि अभी उसको हमने फाइंड किया था वो लिख देंगे -4i और प्लस 3j होल अपान में 5, और इसके बाद एक लास्ट में अपना वेक्टर जो हमें शुरू में दे रखा था यानी p, और इसमें चूँकि इसकी डायरेक्शन जो है वो नीचे की तरफ है, यानी वाई एक्सिस की नीचे की तरफ है जिसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर -j होता है। तो इस तरीके से ये वैल्यू हो जाएगी p इंटू -j। अब यहाँ पर कंपोनेंट की फार्म में हमने से आई और जे के कंपोनेंट की फार्म में से एक्स कहना रिजॉल्व करा हुआ है फोर्सेस को। अब इनको ऐड कर देते हैं यहाँ पर, और फिर हम रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड पूछा गया है वो फाइंड कर सकते हैं। तो 2p आई कैप प्लस इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे -3p का इन दोनों टर्म में इंटू होगा, और यहाँ से हम अपान में 5 को दोनों को नीचे अलग अलग लगा के सेपरेट भी करके वो लिखेंगे। तो -12
पी आई कैप होल अपान में ये 5 इसके नीचे भी आ जाएगा और इसका इंटू यहाँ होगा प्लस का 9 टाइम्स पी अपान 5 जे कैप जो कि ये था उसको लिख दिया माइनस का ये पी टाइम्स जे कैप। तो आई कैप वालों को एक साथ कर लेते हैं, आई कैप को कॉमन लेगा तो ये 2p माइनस 12p अपान 5 हो जाएगा आई कैप और प्लस इसमें से जे कैप को बाहर लिया कॉमन लिया तो 9p अपान 5 माइनस पी जे कैप को हमने यहाँ पर बाहर लिख दिया। अपान बंद करते हुए ये एलसीएम ले लेंगे 5 को तो 10p माइनस 12p ये आई कैप हो जाएगा प्लस अपान बंद करते हुए एलसीएम लेंगे 5 को तो ये 9p माइनस 5p और अपान में इंटू जे कैप इसे सॉल्व कर लें यानी माइनस का 2p अपान 5 बचेगा आई कैप और इनका डिफरेंस प्लस का 4p अपान 5 जे कैप। ये वेक्टर आर जो सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट है उस वैल्यू को हमने फाइंड किया। हमसे पूछा गया मैग्नीट्यूड, देयरफॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड ये रिजल्टेंट फोर्स हमने आर लिया था उसका मैग्नीट्यूड यानी मॉड लगाना है और इसकी वैल्यू जो कि ये है माइनस का 2p अपान 5 आई कैप प्लस 4p अपान 5 जे कैप। और मैग्नीट्यूड निकालने का मेथड मालूम है, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है स्क्वायर रूट आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर माइनस 2p अपान 5 का होल अब स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट यानी 4p अपान 5 का होल अब स्क्वायर कर देंगे। तो माइनस का स्क्वायर तो हम लोग जानते हैं प्लस होता है 2 का स्क्वायर 4 p का स्क्वायर p स्क्वायर 5 का 25 प्लस 4 का हो जाएगा 16 p का स्क्वायर p स्क्वायर अपान में 5 का स्क्वायर 25। एलसीएम ले लेंगे 25 को अगर हमने एलसीएम ले लिया ऊपर ये डायरेक्ट ऐड हो रहा है 4p स्क्वायर प्लस का 16p स्क्वायर तो 20p स्क्वायर आ जाएगा यानी 20p स्क्वायर अपान में 25। अब यहाँ पर हम कैंसिल भी कर सकते हैं या फिर 5 को बाहर निकाल सकते हैं और 5p भी बाहर हो जाएगा और जो 20 है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4 इंटू 5 का लिख सकते हैं और जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 4 का स्क्वायर रूट तो 2 होता है 5 स्क्वायर रूट में रह जाएगा यानी इसे लिख सकते हैं 2√5 लिख सकते हैं और p जो होगा इससे बाहर हो जाएगा। ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो ये फोर्सेस का रिजल्टेंट अपना आंसर आ गया एक और इसको अगर 5 से कैंसिल कर दें तो 2p अपान √5 भी कर सकते हैं। तो ये आंसर है या इतना भी लिख सकते हैं। तो ये फोर्सेस आ गया। अब हम जो है एक दूसरे मेथड से इसी क्वेश्चन को यहाँ पर लगाते हैं और फिर आपको यहाँ से इसको लेना है या इसको लेना है यानी जो हम इसमें सेकंड मेथड का यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद जो लास्ट में लेंगे यानी लाइन ऑफ एक्शन निकालेंगे वो दोनों के लिए फिर कॉमन हो जाएगी। तो उसके लिए आप इस लाइन के ऊपर वाला चुने या इसको चुने और उसके साथ पे लाइन ऑफ एक्शन वाला पोर्शन जोड़ के अपने सवाल को कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम सेकंड मेथड जो लगा रहे हैं तो सबसे पहले तो उनको उसी तरीके से फोर्सेस को रिजॉल्व यहाँ पर जो जैसे दे रखे थे अप्लाई किए हुए थे उनको अप्लाई कर लेंगे यानी कहाँ कहाँ फोर्स लगे हुए थे वो यहाँ पर दोबारा से हम बना दे रहे हैं फिगर को भी। एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में यानी y बराबर 0 की डायरेक्शन में एक फोर्स बताया गया था 2p है और सबसे पहले बताया गया था x इक्वल टू 0 यानी y एक्सिस के अलॉन्ग फोर्स लग रहा है p लग रहा है। तो ये p फोर्स लिया है यहाँ पर और उसके बाद अगला एक फोर्स जो हमने पहले ही डिस्कशन हो चुका है यू लाइन जो है वो कौन सी है, ये लाइन थी 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 5। इस डायरेक्शन में भी एक फोर्स लगा है वो है 3p। तो उसको हमने इनका रिजल्टेंट फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो इस एंगल को हमने थीटा मान लिया है और सारे फोर्सेस को रिजॉल्व करेंगे एक्स एक्सिस की डायरेक्शन और वाई एक्सिस की डायरेक्शन में और मान लेते हैं कि इनका जो रिजल्टेंट फोर्स है वो कैपिटल R है। तो लेट रिजल्टेंट ऑफ
forces V capital R which make angle theta with x एक्सिस, जो कि x एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है। तो थीटा अगर हमने इसको दिखा दिया तो फिर ऐसा करें कि अल्फ़ा उसको वहाँ पर लिख लेंगे, या कुछ और कर सकते हैं, थीटा डैश कर लीजिए, थीटा डैश कर लिया। तो थीटा डैश रिजल्टेंट का है जो हम यहाँ पर शो नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब उसको रिजॉल्व करेंगे एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, तो रिजॉल्व फोर्सेस अलोंग एक्स एक्सिस, तो जितने भी फोर्सेस हैं उनको एक्स एक्सिस के अलोंग रिजॉल्व करेंगे, तो हमारा जो रिजल्टेंट होगा उसका एक्स एक्सिस के अलोंग होगा आर कॉस थीटा। और इस बाकी फोर्सेस का निकालना हो, जैसे ये वाला है 2p, तो इसका देखना होता है कि एक्स एक्सिस के साथ में कितना एंगल बन रहा है, 0 डिग्री। नेक्स्ट ये वाली फोर्स है 3p, उसका एक्स एक्सिस से कितना एंगल बन रहा है, जो हमने थीटा यहाँ पर शो किया था। ऐसे ही ये वाला फोर्स है, उसका एक्स एक्सिस के साथ में कितना एंगल बन रहा है, तो हम देख रहे हैं कि ये एंगल जो है कितना बन रहा है, p इंटू कॉस एंगल लिखना है, इस p का कितना एंगल बन रहा है, तो इसे माइनस का 90 भी कह सकते हैं क्योंकि इस डायरेक्शन में इसके नीचे और एक्स एक्सिस से नापना है, या इसकी डायरेक्शन p के नीचे है तो ऐसे भी ना सकते, क्योंकि ये एक्स एक्सिस है तो ये इतना एंगल हो जाएगा जो कि होता है यहाँ तक तो 90 और यहाँ तो 90 और 180 में 90 और यानी 270 हो जाएगा। तो इसको 270 डिग्री कर दें तो 2p इंटू कॉस 0 की वैल्यू 1 के इक्वल होती है, और 3p इंटू कॉस थीटा की वैल्यू अभी हम लोग यहाँ से निकालेंगे या निकाल सकते हैं, जैसे कि अभी पीछे अपने लिखा था। फ़िलहाल अभी कॉस थीटा ही लिख देते हैं, p इंटू और कॉस 270 की वैल्यू जो होता है वो 0 के बराबर होती है, क्योंकि कॉस की वैल्यू इस लाइन पर जो होती है वो 0 के बराबर होती है, तो इसको तो 0 कर दें, क्योंकि कॉस 270 को लिख सकते हैं कॉस 180 प्लस का 90 लिख सकते हैं, और कॉस 180 प्लस करेंगे यानी हम थर्ड में पहुंचेंगे, और थर्ड में कॉस जो होता है वो 90 डिग्री माइनस होता है, थर्ड में कॉस माइनस होता है और कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, तो 0 के बराबर आ गई है। अब ये वैल्यू तो उसी कॉस थीटा की वैल्यू जैसे अभी निकाली थी कि ये इस लाइन का जो स्लोप है, इस लाइन को हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में बदलें तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 4y इज इक्वल टू माइनस का 3x प्लस 5, हम इस x को उधर ले गए और y की वैल्यू निकाली -3/4x प्लस का 5। तो इसमें ये x का जो कॉफिशेंट होता है यानी y इज इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर करें तो हम लोग जानते हैं कि m की जो वैल्यू आएगी यहाँ पर, तो m की वैल्यू tan थीटा के इक्वल आएगी, और ये वैल्यू हमें देख रहे हैं कि m की वैल्यू निकली है, यानी tan थीटा की जो वैल्यू निकली है वो माइनस के 3/4 है, और इससे हमने अभी पीछे निकाल दिया था। तो सेम लॉजिक आप अप्लाई करके cos थीटा की वैल्यू को फाइंड करना चाहें तो -4/5 हो जाएगा, और ज़रूरत पड़ेगी sin थीटा की तो वो भी हमने भी फाइंड कर दिया था, उसी को आप यहाँ पर रिपीट कर देंगे तो उसमें 3/5। तो इन्हीं दो वैल्यू का अभी यूज़ दोबारा से करना है, यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा 2p है ये, और प्लस का 3p इंटू कॉस की वैल्यू हम जैसे पहले निकाली थी अभी दिखा भी दी 4/5 है, ये तो 0 हो गया। तो 2p प्लस माइनस का ये हो जाएगा 12p/5, अपान बंद करते हुए एलसीएम ले लेंगे 5 को, तो ये 10p माइनस का 12p, इस तरीके से माइनस का 2p/5 आ गया। ये हमारे एक्स एक्सिस के अबाउट एक्स एक्सिस के अलॉन्ग फोर्सेस को जब रिजॉल्व करेंगे 2p/5 आ गया। जैसे अगर इस यहाँ से शुरुआत मानी जाएगी, सेकंड पार्ट जहाँ पर हमने लिखा है, तो अभी इक्वेशन नंबर इसको इक्वेशन लाइंस की तो 1 2 3 हो गई ने, तो कॉमन रहेगा, तो यहाँ से बदलाव करना था, यहाँ तक तो 1 2 3 हो गई थी, तो इसके बाद से हमें रास्ता बदलना था, या तो वेक्टर फॉर्म करना तो इसको कंटिन्यू करना होगा,
इसको कंटिन्यू करना होगा। और अगर आप अपना स्केलर फॉर्म से ले जाना चाह रहे हैं तो यहाँ से इससे लिखने के बाद, यानी यहाँ पर लिखने के बाद जो हमें कॉस की भी वैल्यू और साइन की वैल्यू निकल चुकी होगी, उसके बाद आप सेकंड मेथड का यूज़ कर देंगे यहाँ से। और स्केलर फॉर्म में अगर करना चाहते हैं और रिजल्टेंट फोर्सेस, बस यहाँ पर जो अभी बोला था कि जो हमारा रिजल्टेंट है उसका एंगल थीटा डैश है, क्योंकि हमने उस लाइन का थर्ड वाली लाइन का जो का थीटा ले लिया है तो उसे आर डैश का यूज़ करें। ये हमने गलती में सुधार कर दिया। ये हमारे रिजल्टेंट का एक्सिस के साथ में जो एंगल है थीटा डैश या थीटा आर या कुछ भी मान लें। जिस तरीके से रिजॉल्व किया हमने एक्सिस के अलॉन्ग, ऐसे वाई एक्सिस के अलॉन्ग फोर्सेस को रिजॉल्व कर लेंगे। तो रिजॉल्विंग फोर्सेस अलॉन्ग वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग जब फोर्सेस को रिजॉल्व करेंगे तब जो रिजल्टेंट है तो उसका हो जाएगा आर साइन थीटा डैश। और बाकी फोर्सेस में आप इसको ही देख के, इनको देख के बस लिख देंगे। ये सिर्फ यहाँ पर जो है वो कॉस जहाँ पर नज़र आ रहा है वहाँ पर साइन कर लेंगे, बाकी कुछ भी आपको फिगर देख के जो करने की ज़रूरत नहीं। यानी 2p लिख दें और साइन 0 हो जाएगा डिग्री, प्लस 3p इंटू साइन थीटा और प्लस p इंटू साइन 270 डिग्री। अब यहाँ पर आप वैल्यू लिख देंगे 2p, साइन 0 की वैल्यू तो 0 होती है, 3p इंटू साइन थीटा की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड की थी 3/5, जो कॉमन पोर्शन था हमारा यहाँ तक वहाँ तक रखेंगे। और वेक्टर फॉर्म से यहाँ करना है और स्केलर फॉर्म अगर करना चाहें तो यहाँ करना है। और जब तक कि रिजल्टेंट ना आ जाए तब तक ये दोनों में एक ही मेथड का यूज़ करेंगे, किसी एक मेथड का यूज़ करेंगे, दोनों को नहीं लेके चलेंगे, क्योंकि हमें रिजल्टेंट निकालना है वो किसी भी मेथड से आ जाएगा। और लास्ट में जो हमें लाइन ऑफ एक्शन है वो फिर इसके साथ किसी एक के साथ जोड़ना होगी, चाहे वो एक वेक्टर फॉर्म से निकालें या स्केलर। साइन 270, साइन 270 की वैल्यू तो 0 होती है, क्योंकि इस लाइन पर यानी ये 0 होता है, ये 90 होता है, ये 180 और ये 270। तो इस लाइन पर साइन की वैल्यू 1 होती है, लेकिन ऊपर +1 होती है, यहाँ पर -1 होती है। नहीं तो अब इसकी वैल्यू को निकाल भी लेंगे, हमने गलती से -0 लिख दिया है तो उसे सुधार कर लीजिए, ये -1 होती है इसकी वैल्यू। अगर निकालना चाहें कैसे निकालना है तो साइन 270 को इस तरीके से लिख सकते हैं, साइन 180 प्लस 90 कर सकते हैं। और साइन 180 प्लस थीटा, तो ये प्लस का साइन थीटा सॉरी माइनस का साइन थीटा आएगा, यानी साइन 90 आएगा, क्योंकि ये पहुँचेगा थर्ड क्वाड्रेंट में, तो साइन माइनस होता है। और साइन 90 की वैल्यू 1 के इक्वल होती है, यानी कि वैल्यू -1 आ जाएगी। इस तरीके से ये वैल्यू तो 0 हो गई, ये वैल्यू 9p/5 और माइनस का p हो जाएगा। और अपान में हम यहाँ पर 1 कर लेंगे, 1 लिख लेंगे। अगर यहाँ पर हम 1 लिखेंगे, अपान में एलसीएम लेंगे इसमें 5 को, तो 9p माइनस का 5p जो कि 4p हो जाएगा, 4p/5। ये दोनों रिजॉल्विंग पार्ट जो आ चुके हैं रिजल्टेंट फोर्सेस का। अगर आप r की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो इन इक्वेशन नंबर जो हमने बोला था 3 तक तो पहले ही हो गए थे, तो ये 4 इक्वेशन है और ये इक्वेशन नंबर इसे 5 डाल लें, जो कि है वैल्यू r साइन थीटा डैश की वैल्यू है। तो इन इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड कर देंगे तो r की वैल्यू यानी हमें मैग्नीट्यूड पता चल जाएगा रिजल्टेंट फोर्स का। तो स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन नंबर 3 का स्क्वायर कर दें और ऐड कर दें इक्वेशन नंबर 4 के साथ। तो लेफ्ट हैंड साइड में है r cos थीटा डैश, तो इसका स्क्वायर करेंगे, प्लस इक्वेशन नंबर 4 का लेफ्ट हैंड साइड में आए r साइन थीटा डैश, इसका स्क्वायर करेंगे, दोनों के स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे राइट हैंड साइड में वैल्यू जो है वो -2p/5 है इक्वेशन नंबर 4 की, इसका स्क्वायर कर देंगे। और इस इक्वेशन नंबर 5 में ये वैल्यू है 4p/5, इसका होल आप स्क्वायर कर देंगे। इनमें से r स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये cos स्क्वायर थीटा डैश हो जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर थीटा डैश, और राइट हैंड साइड माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4p का p स्क्वायर 5 का 25 प्लस का 16p स्क्वायर अपान में 25। और इसमें 25 को जब एलसीएम ले लिया हमने तो ये जोड़ के हो जाएंगे 20p स्क्वायर, तो r स्क्वायर इंटू 1 हो जाएगा। अब जब r स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे 20p स्क्वायर अपान में 25,
तो इस तरीके से कैपिटल R की जो वैल्यू होगी वो स्क्वायर रूट ले लिया जाएगा, तो 20p² अपॉन 25, तो 5 ये नीचे और ये p और 20 रूट में रह जाएगा, जिसमें इसको हम जैसे अभी पहले बताया था उस तरीके से कर देंगे, 2√5 लिख सकते हैं p अपॉन में 5, या इसमें ये आंसर हो जाएगा हमारा R रिजल्टेंट जो फोर्स का है उसका मैग्नीट्यूड, और इसमें 5 से डिवाइड करना चाहिए √5 से, तो अपान में √5 बचेगा p, क्योंकि 5 को लिख सकते हैं √5 इंटू √5, तो एक √5 कैंसिल हो जाएगी, एक √5 यहाँ पर बचा हुआ है। अब हमें जो कॉमन रखना है, हमने बताया कि 2 मेथड हमने बताया, तो उसमें से आपको इस लाइन के ऊपर वाला दे के उसको लेना चाहे वो लें, या इस लाइन के नीचे लेना चाहे स्केलर वाला इस लाइन तक, अब उसको साथ में ये किसी एक के साथ ऐड करना होगा, वो है ये जितने भी फोर्सेस हैं उनका लाइन ऑफ एक्शन के बारे में, क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन क्या रहेगी, तो उस लाइन ऑफ एक्शन के लिए हमें मोमेंट लेना होगा। तो मोमेंट जो होगा हम लोग जानते हैं कि सारे फोर्सेस का जो रिजल्टेंट होता है, तो उस रिजल्टेंट लाइन ऑफ एक्शन का इक्वेशन हमें फाइंड करना है। तो जो रिजल्टेंट होता है, तो लाइन ऑफ एक्शन के रिजल्टेंट के अबाउट अगर हम मोमेंट लेते हैं तो वो 0 के बराबर आता है। इस प्रॉपर्टी का हम लोग यूज़ करेंगे। तो सबसे पहला काम तो हम ये कर लेते हैं, हम मान लेते हैं लेट दी साइड, लेट एक एम पॉइंट ले लेते हैं जिसके कोऑर्डिनेट h, k ले लेते हैं, बी एनी पॉइंट ऑन दी, इसको बाद में जनरलाइज कर देंगे, ऑन दी लाइन ऑफ एक्शन। लाइन ऑफ एक्शन का मतलब ये है कि जितने भी फोर्स हैं वो फोर्सेस का जो रिजल्टेंट होगा वो जिस लाइन के अकॉर्डिंग होगा उसे लाइन ऑफ एक्शन कहा जाएगा। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ फोर्स, हर एक फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन होता है, यानी जिस लाइन के अबाउट वो अलोंग लगता है वो लाइन ऑफ एक्शन होता है। और यहाँ पर रिजल्टेंट का लाइन ऑफ एक्शन ऑफ रिजल्ट का मतलब हुआ जितने फोर्सेस हैं उन सारे फोर्सेस का जब रिजल्टेंट एक निकालेंगे वो जिस डायरेक्शन में लगेगा, जिस लाइन के लॉन्ग लगेगा, उसे लाइन ऑफ एक्शन बोलेंगे उस रिजल्टेंट फोर्स की। तो लाइन ऑफ क्या बोला लिखा हमने, लेट कैपिटल M H क्या बी एनी पॉइंट ऑन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस। हमारे फोर्स थे P, 2P एंड 3P, जो कि गिवन डायरेक्शन में अप्लाई हो रहे थे। तो इसमें हम अब मूवमेंट देंगे, कुछ चीज़ें हमें बताना भी होंगी कि किस तरीके से मूवमेंट लेना होगा। फिलहाल हम ये भी लिख दे रहे हैं, टेकिंग मूवमेंट अबाउट पॉइंट M, जिसके कोऑर्डिनेट H, K है। तो यहाँ पर यानी जो फिगर है वहाँ पर हम दोबारा से देख रहे हैं कि माना कि सारे फोर्सेस का जो है एक रफली हम यहाँ पर बना रहे हैं कि रिजल्टेंट ये R जो हमने लिया था वो ये है, तो इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये हो गई। अब यहाँ पर इस पर हमने कोई भी पॉइंट लिया था इस लाइन ऑफ एक्शन पर, वो पॉइंट M लिया था जिसके कोऑर्डिनेट H, K लिए। इस फिगर को हमें दोबारा बनाना पड़ेगा, क्योंकि इस पॉइंट के बाद अगर मोमेंट ले रहे हैं तो देखना होगा जितने भी फोर्सेस हैं उसकी इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, यानी ये डिस्टेंस और यहाँ पर इस पे परपेंडिकुलर ड्रा किया कि ये डिस्टेंस। तो इस सिर्फ इसी के लिए हम एक फिगर छोटा सा और बना देंगे और तो क्लियर हो जाएगा मोमेंट हमें कैसे लेना है। तो इसको हम दोबारा से यहाँ पर प्लॉट कर रहे हैं, यानी सिर्फ इसी रिस्पेक्ट में ये एक्स एक्सिस है और यहाँ पर ये वाई एक्सिस है, और ये लाइन जो अभी बताई थी कि यहाँ से थीटा एंगल बनाती है, और यहाँ पर हमने एक पॉइंट जो M लिया है जिसके कोऑर्डिनेट अगर हमने H, K लिए तो इसका सीधा मतलब ये रहेगा कि यहाँ से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट H, K हैं, तो ये डिस्टेंस H होगी और ये डिस्टेंस K होगी।
तो जो फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में वो तो 2p है, और जो y एक्सिस के लॉन्ग लग रहा है वो p है। तो यहाँ से भी अगर परपेंडिकुलर हम डाल रहे हैं तो इसकी परपेंडिकुलर ये डिस्टेंस चूँकि h है, तो ये डिस्टेंस भी हमें पता चल गई h है, क्योंकि हम सारे फोर्सेस से इस पॉइंट की डिस्टेंस पता होना चाहिए परपेंडिकुलर। तो एक और है कि यहाँ से ये थोड़ा सा हमें अलग से निकालना पड़ेगा, ये डिस्टेंस जो होगी वो हमें अलग से फाइंड करनी होगी। तो इसके लिए थोड़ी सी मेहनत होगी, क्योंकि हमने मोमेंट निकाला है कि टेकिंग मोमेंट अबाउट द स्पाइन के अबाउट मोमेंट क्या होगा। तो लाइन का अगर इक्वेशन पता है उससे भी आसानी से निकल आएगा। इस लाइन का इक्वेशन 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 5 है। बस ये ध्यान रहे कि जो कांस्टेंट है वो प्लस में रहना चाहिए, तो उसके लिए हमें x और y को राइट हैंड साइड में पहुंचा देंगे, यानी लाइन के इक्वेशन को हमें जनरल फार्म में लिखना चाहिए, यानी राइट हैंड साइड में 0, और उसमें ये भी ध्यान रखना है जो कांस्टेंट हो वो पॉजिटिव हो। तो हमने अभी बात लिख दी है कि टेकिंग मोमेंट अलोंग दी इतना इस पॉइंट के अबाउट, तो वो हम यहाँ पर पहले लिख देंगे। और जैसे कि पहले बता चुके हैं कि अगर ये पॉइंट लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन पे है तो इसके अबाउट जो मोमेंट होगा वो 0 होगा, क्योंकि रिजल्टेंट के अलॉन्ग लिया जा रहा है। तो इसलिए अलग अलग फोर्सेस जो है हमारे, पहला फोर्स आप अगर P ले लेते हैं, P है फोर्स गिवन, तो इसकी डिस्टेंस अभी हम लोगों ने फिगर में देख ली है कि इस P फोर्स की जो डिस्टेंस है M पॉइंट से वो H के बराबर है। तो इसमें H से मल्टीप्लाई करने, मोमेंट क्या होता है फोर्स और ये जो डिस्टेंस होगी इनका मल्टीप्लिकेशन पहले वाले फोर्स का तो हो गया। अब दूसरा वाला फोर्स जो है वो 2P है। तो इस 2P का भी डिस्टेंस हमको पता है, गिवन पॉइंट M से इसकी डिस्टेंस मालूम ही है, अभी बता चुके थे, यहाँ पर दिखा चुके थे, ये K के बराबर है, और हम डिस्टेंस यहाँ पर K लिख दी। तीसरा फोर्स है 3P, और इसकी डिस्टेंस M से इसकी डिस्टेंस कितनी होगी वो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, लेकिन पहले हम इस लाइन को दिखा दें कि ये लाइन जो है वो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 5 है। इसको आप ट्रांसपोज कर दो, 0 रख दो इधर, 5 में से -3x माइनस का 4y बन जाएगा, यानी 0 उधर पहुंचा दो ये, और 5 माइनस का 3x माइनस का 4h बराबर 0। इस फार्म में लाइन को बदल दो, जनरल फार्म में राइट आंसर 0। और एक फार्मूला हम बता दे रहे हैं ये कि किसी लाइन का इक्वेशन जनरल फार्म में अगर ये होता है ax प्लस का by प्लस c इज इक्वल टू 0, ध्यान में ये पॉजिटिव होना चाहिए। तो इस लाइन का इस पॉइंट से, यानी पॉइंट माना कि x डैश और y डैश है, इसकी इस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, इसे हम अगर pm यहाँ पर है तो pm की वैल्यू हो जाएगी इस लाइन के क्वेश्चन में, जहाँ पर भी हमको नज़र आए x, वहाँ पर हमें x डैश यानी इस पॉइंट के x कोऑर्डिनेट रख देना है, और y की जगह पर y कोऑर्डिनेट रख देना है, प्लस c अपान स्क्वायर रूट x का जो कोफिशिएंट है उसके स्क्वायर, और y के कोफिशिएंट जो b है उसका स्क्वायर कर देंगे, तो इस पॉइंट से इस लाइन तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाएगी। तो हमारी लाइन का इक्वेशन जो कि हमने बदल दिया है इस फार्म में, और यानी 5 होगा, फिर माइनस का 3x था, तो x की जगह पर हमने h रखनी है, और y की जगह पर हमें K रखने, जैसे हमने बता दिया M के x कोऑर्डिनेट जो है वो h है, और y कोऑर्डिनेट जो है वो K है, क्योंकि M पॉइंट के कोऑर्डिनेट h, K है इसलिए। और लाइन का इक्वेशन ये है यहाँ पर, तो इसमें हमें जहाँ पर भी x मिलेगा वहाँ पर हमने h रख दिया, y की जगह पर K रख दिया, अपान में क्या करना है x का जो कोफिशिएंट है, लाइन जो दे रखी है उसमें x का कोफिशिएंट -3 बन गया, और y का कोफिशिएंट -4 इसका स्क्वायर। और चूँकि हमने तीनों फोर्सेस ले रखे हैं और इन तीनों फोर्सेस का रिजल्टेंट के अबाउट जो है यहाँ पर उनका रिजल्टेंट जो होगा अब 0 के बराबर आ जाएगा, क्योंकि हमने जो पॉइंट लिया था M वो लाइन ऑफ एक्शन पे था, तो रिजल्टेंट की लाइन ऑफ एक्शन के अबाउट अगर हम मोमेंट लेंगे तो 0 होगा, और ये अलग अलग फोर्सेस के उसी पॉइंट के अबाउट मोमेंट के सम के बराबर होता है। तो इस तरीके से वो हमने वैल्यू 0 के बराबर इसके रख दी है, यानी सभी फोर्सेस का उसी पॉइंट के अबाउट मोमेंट इक्वल होता है रिजल्टेंट का उस पॉइंट के अबाउट मोमेंट के। तो उसको हमने थ्योरम का यूज़ करते हुए ऐसा हमने किया है, और इक्वल टू रख दिया। ये 0 एक्चुअल में रिजल्टेंट फोर्स का पॉइंट M के अबाउट है मोमेंट, क्योंकि मोमेंट क्या होता है फोर्स और ये डिस्टेंस, और चूँकि
रिजल्टेंट फोर्स की इस पॉइंट एम से जो डिस्टेंस होगी, क्योंकि पॉइंट लाइन ऑफ एक्शन पे है इसलिए रिजल्टेंट ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि डिस्टेंस ज़ीरो है तो इस वजह से यहाँ पर ज़ीरो लिखा है। और ये फोर्स के जो कंपोनेंट हैं जिनसे वो बना है P, 2P और 3P है। तो जैसे कि थ्योरम है कि किसी भी पॉइंट के अबाउट मोमेंट उसके कंपोनेंट का उसी पॉइंट के अबाउट मोमेंट के सम के बराबर होता है, तो हमने ये सम के बराबर रख दिया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहला काम P से हम पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दें, तो हमारे पास बचेगा H प्लस का 2K प्लस 3 टाइम्स 5 माइनस 3H माइनस 4K अपान में देखिए ऐसे सॉल्व करेंगे, माइनस का स्क्वायर प्लस 9 हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस का 16 हो जाएगा, 9 प्लस 16 25, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 5 आ गया। राइट हैंड साइड में 0, 5 हटाना चाहते हैं, पूरे इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5H प्लस का 10K प्लस का 5 से 5 कैंसिल और 3 का अंदर इंटू करेंगे तो 15 माइनस का 9H माइनस का 12K इज इक्वल टू 0। H को कलेक्ट कर लीजिए, H माइनस के हो जाएंगे 4H माइनस की 4H आ रहे हैं, और इनका जो डिफरेंस है K वालों का वो माइनस का 2K है, और इनका प्लस का यहाँ पर 15 है, राइट हैंड साइड में 0 है। और इनको प्लस करना चाहें तो ट्रांसपोज कर लें या माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4H प्लस का 2K माइनस का 15 इज इक्वल टू 0। अब ये लाइन ऑफ एक्शन लाइन ऑफ एक्शन का इक्वेशन आ चुका है। देयरफॉर हम इसको जनरलाइज कर दें इस पॉइंट को, तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ रिजल्टेंट, तो जहाँ पर भी H है वहाँ X कर दीजिए क्योंकि X कोऑर्डिनेट था H, और जहाँ पर K है वहाँ पर Y कर देंगे। 2y माइनस 15 इज इक्वल टू 0। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। बाखुर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।